हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मार्केट रिसर्च के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ सैम्पलिंग को देखेंगे। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमको दिल्ली के पॉपुलेशन का एवरेज हाइट निकालना है, तो हम लोग सारे जो दिल्ली में लोग हैं उनका तो हाइट नहीं नाप सकते। तो हम लोग दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल लेंगे। सपोज करिए कि ये दिल्ली का ओवरऑल पॉपुलेशन है, पी पॉपुलेशन है। तो उसमें से हम लोग एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे और उस सैंपल से फिर हम लोग जो है सो उसका एवरेज हाइट निकालेंगे और उससे पॉपुलेशन के हाइट को जो है कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो सैम्पलिंग क्या होता है कि पॉपुलेशन से कुछ सैंपल निकाल के उस पे अपने को एनालाइज करना है और उसको फिर पूरे पॉपुलेशन पे कंक्लूड करना है। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग देखते हैं। तो सैम्पलिंग जो है वो दो तरह का होता है। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि सपोज करिए कि ये अगर पॉपुलेशन है, पी पॉपुलेशन है और इसमें दो लोग हैं, ए और बी दो अगर इसमें लोग हैं। तो अगर हम लोग इस पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को लेते हैं तो ए और बी का जो है उस सैंपल में आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। मतलब ए और बी दोनों में से कोई भी जो है सो उस सैंपल में आ सकता है। तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है कि यहाँ पे ए और बी दोनों का प्रोबेबिलिटी जो है सो इक्वल नहीं है इस सैंपल में आने का। सपोज करिए कि इस पॉपुलेशन को हम लोग मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं और अगर हम सैंपल सिर्फ मेल का लेते हैं तो जो फीमेल है वो छूट जाएगी। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। So what is sampling? तो sampling is the process of selecting a subset from a large population to draw conclusion। मतलब हम लोग सैम्पलिंग क्या है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल सबसेट को सेलेक्ट करना एक पॉपुलेशन में से और फिर उस सबसेट पे कुछ रिसर्च करना, उससे कुछ कंक्लूजन निकालना और उससे फिर पूरे पॉपुलेशन पे इन्फर करना। तो इम्पोर्टेंट सैम्पलिंग क्यों जरूरी है? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन पॉपुलेशन इज टू लार्ज टू स्टडी कम्प्लीटली। अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो हम लोग उस पूरे पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है सैम्पलिंग जो है ज़रूरी है। और सैम्पलिंग करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टाइम और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। और सैम्पलिंग को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन में ए और बी दो लोग हैं तो दोनों का अगर हम उस पॉपुलेशन में सैम्पलिंग करते हैं तो ए और बी का उस सैंपल में आने का इक्वल चांस होता है, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है कि जब ए और बी का उस पॉपुलेशन में जो ए और बी दो लोग हैं उनका उस सैंपल में आने का इक्वल चांस नहीं होता है, तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पहले ही बता चुके हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें बायसनेस जो होता है सो कम होता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में बायसनेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का ये मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी मेथड होता है उसमें रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में जो रिसर्चर्स होते हैं वो कुछ अपनी तरफ से क्राइटेरिया लगाकर जो है सो सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें उन लोगों का बायसनेस जो है सो आ जाता है। जो प्रोबेबिलिटी मेथड होता है वो रैंडम होता है, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होता है वो सब्जेक्टिव मेथड होता है। और जो प्रोबेबिलिटी मेथड होता है उसको ज़्यादातर हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोरेटरी या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के चार टाइप होते हैं: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा नाम से ही क्लियर है कि रैंडमली हम लोग पॉपुलेशन में से कुछ फिक्स जो हमारा नंबर होता है सैंपल कलेक्ट करने का उसको जो है पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को किसी क्लास में से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है तो रैंडमली हम लोग 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें से हम लोग ये नहीं देखते कि उसमें कितने बॉयज़ सेलेक्ट हुए, कितने गर्ल्स हुए, ये चीज़ नहीं देखते। रैंडमली क्लास में अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट है तो रैंडमली 10 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर एक नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे कि इसमें हम लोगों ने दिया है कि एवरी की आइटम इन ए लिस्ट इज सेलेक्टेड। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि क्लास में 100 स्टूडेंट है और हम लोगों को उसमें से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 10 से, और फिर हम लोगों को आ जाएगा कितना, 10। तो हर 10th स्टूडेंट का जो लिस्ट में नाम रहेगा या रोल नंबर वाइज जो भी हर 10th स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि हर 10th नंबर पे जो रहेगा उसको कर लेंगे सेलेक्ट, 28th पे जो रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, 30th पे जो रहेगा उसको कर लेंगे। इस तरह से हम लोग 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो रेंडमनेस था उसको हम लोग ने थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दिया, तो उससे इसका नाम हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके बाद होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को एक स्ट्रेटा में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और फिर रैंडमली जो है ईच स्ट्रेटा में से हम लोग सैंपल को निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन है, मान लीजिए जैसे हम लोग क्लास का ही एग्जांपल देख लेते हैं, तो हम लोग क्लास को क्या करते हैं कि पहले जो है बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर लेते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उसमें से फिर हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करके जो है सो अपना सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें पहले क्या किए, पहले हम लोगों ने क्लास को बॉयज़ और गर्ल में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग किए। तो ये बॉयज़ और गर्ल में जो डिवाइड करना हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कि हम लोगों ने एक स्ट्रेटा बना लिया, पॉपुलेशन को एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपल कर दिए। और इसमें लास्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसका लास्ट होता है क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो नाम से जैसे बताया जा रहा है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है, तो इसमें हम लोग जो रैंडम सैम्पलिंग होता है उसको बहुत बार जो है सो करते हैं, अलग अलग स्टेज पे बहुत बार करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कोई विलेज 5 विलेज सेलेक्ट करना है, जहाँ पे हम लोगों को एज ए सैंपल 5 विलेज को सेलेक्ट करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे स्टेट लेवल पर। फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा रैंडम सैम्पलिंग लगा के, फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होने के बाद हम लोग ब्लॉक लेवल पे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग लगाएंगे, और फिर ब्लॉक सेलेक्ट हो जाने के बाद हम लोग जो है सो विलेज लेवल पे रैंडम सैम्पलिंग लगा के 5 विलेज सेलेक्ट करेंगे, और जो 5 विलेज सेलेक्ट करेंगे उसमें से हर लोगों को एज ए सैंपल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको जो है सो हम लोग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बोलते हैं। और चूंकि इसमें हम लोग एक 5 विलेज का क्लस्टर बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एक क्लस्टर सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो ये जो है 4 तरह का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है। आगे हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, अब हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखेंगे। तो जैसा पहले ही मैं बता चुका हूँ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये पॉपुलेशन है और इसमें 2 लोग हैं, ए और बी, तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग सैंपल बनाते हैं, इस पॉपुलेशन से एक सैंपल को लेते हैं, तो उसमें ए और बी दोनों का उस सैंपल में आने का प्रोबेबिलिटी या चांस जो है सो इक्वल नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। इसको यूज क्यों होता है, यूज कब करते हैं कि जब हम लोगों को कोई डेटा बहुत जल्दी ज़रूरत होता है और उस पर रिसर्च करने के लिए, तो हम लोग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज करते हैं। जब बजट कंस्ट्रेन होता है तो भी हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मेथड से सैंपल कलेक्ट करना कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। और हम लोग जब किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहते हैं तो भी हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आने वाले स्लाइड में हम लोग जो है इन 4 टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग जो सैम्पलिंग करते हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि जो भी डेटा हम लोगों को कन्वीनियंस से मिल जाए उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को किसी रिसर्च के लिए 5th ग्रेड स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो नियर बाई स्कूल होता है वहाँ पे चले जाते हैं और 5th क्लास में जो भी स्टूडेंट होता है उसको हम लोग एज ए सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और हैफेजार्ड सैम्पलिंग। तो जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उसके अलग अलग नाम हैं, और ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में जो है तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग नहीं पूछ करके हो सकता है पूछ दे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या हैफेजार्ड सैम्पलिंग। तो उसका मतलब यही होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में ही हम लोगों को लिखना है, लेकिन नाम चेंज होने पे कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोगों को नाम जो 2 या 3 नाम जिस सैम्पलिंग मेथड में है उसको भी याद रखना है।
जजमेंट सैम्पलिंग या परपोजिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर्स अपने जजमेंट से जो है सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर एचआर को लगता है कि हमको कोई डेटा अच्छे से कोई एक्सपीरियंस्ड मैनेजर ही दे सकता है या उनसे हम लोगों को बेटर डेटा मिल सकता है, तो वो उसी को सेलेक्ट करेंगे अपने रिसर्च के लिए। तो ये क्या हुआ है कि जो रिसर्चर हैं वो अपने जजमेंट के हिसाब से जो है एक सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग जजमेंटल या परपोजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग और डायमेंशनल सैम्पलिंग। तो जो कोटा सैम्पलिंग होता है वो जो हम लोगों ने इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा था उसी की तरह होता है। बस इसमें अंतर ये होता है कि जब हम लोग एक स्ट्रेटा बना लेते हैं तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में उसके बाद हम लोग रैंडम सैम्पलिंग यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि रिसर्चर अपने हिसाब से जो है सो डेटा को सेलेक्ट करता है, रैंडम सैम्पलिंग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम लोगों ने एक क्लास का एग्जाम्पल देखा था कि हम लोग ने क्लास को एक डिवाइड कर दिया था बॉयज़ और गर्ल्स में, और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड में हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसर्चर्स है वो यहाँ पे अगर उसको 10 लोगों का सैंपल लेना है तो वो उसमें 6 बॉयज़ भी ले सकता है और 4 गर्ल सेलेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है यहाँ पे रेंडमनेस नहीं होता है। तो स्ट्रेटा तो बनाता है, लेकिन उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग नहीं होता है। उसके बाद जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से डेटा को सेलेक्ट करता है। तो इसलिए इसको हम लोग कोटा सैम्पलिंग या डायमेंशनल सैम्पलिंग बोलते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम लोगों को जो सैंपल है वो एक रेफरेंस से मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सैंपल के लिए फर्स्ट लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वही हम लोगों को आगे जो रेफरेंस देता है उसी को हम लोग सैंपल में यूज करते हैं। ये कैसे, जब हम लोग कोई रेयर टू रिच पॉपुलेशन पे रिसर्च करते हैं और हार्ड टू रिच पॉपुलेशन पे रिसर्च करते हैं तब जो है इस तरह का सैम्पलिंग मेथड का यूज करता है होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रेयर मेडिकल कंडीशन है तो उस केस में क्या होता है कि हम लोगों को जो है सो लोग उसको छिपाना चाहते हैं, उसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में अगर हम लोगों को उस पर रिसर्च करना होता है तो हम लोगों को एक पेशेंट से ही दूसरे पेशेंट का भी रेफरेंस मिलता है और उस तरह से हम लोग सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें हम लोग ले सकते हैं कि अगर हम लोगों को किसी ड्रग एडिक्ट पे रिसर्च करना होता है तो हम लोगों को ओपनली उसका डेटा नहीं मिल सकता है। तो हम लोग अगर एक ड्रग एडिक्ट को खोजते हैं तो वहीं से हम लोग दूसरे ड्रग एडिक्ट का भी पता चलता है, उसी को हम लोग फिर अपने सैंपल में दूसरे ड्रग एडिक्ट का यूज करते हैं, फिर उससे हम लोगों को तीसरे ड्रग एडिक्ट का पता चलता है। सिमिलरली हम लोग क्राइम वगैरह का जो रिसर्च होता है उसमें भी हम लोग सेम तरह का यूज करते हैं कि एक क्रिमिनल से हम लोगों को दूसरे क्रिमिनल का रेफरेंस मिलता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा, उनके टाइप पर है। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोगों ने 4 तरह के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर है। एक रैंडम, सिंपल रैंडम, एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रैटिफाइड और फिर क्लस्टर। तो सिंपल रैंडम में हम लोग उन्हें सिंपली जो है इक्वल चांस होता है हर किसी के सिलेक्शन का। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एक पॉपुलेशन में से किसी भी रैंडमली जो है सो अपने सैंपल को उठा लिया। सिस्टमैटिक में उसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर दिया, हर 10th या हर 5th आइटम को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रेटिफाइड में क्या हुआ कि हम लोगों ने पॉपुलेशन को एक स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया, जैसे कि मेल और फीमेल में या बॉयज़ और गर्ल में, और वहाँ से हम लोगों ने फिर रैंडम सैंपल लगा करके जो है सो अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया। क्लस्टर में क्या हुआ कि हम लोगों ने मल्टीपल टाइम जो है सो रैंडम सैम्पलिंग लगाया और एक क्लस्टर बना करके जो है सो फिर उस पर हम लोगों ने एज ए सैंपल उसको यूज किया। और फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस में क्या होता है कि हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई जो है डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को 5th ग्रेड स्टूडेंट के डेटा चाहिए तो हम लोग नियर बाई स्कूल के 5th ग्रेड स्टूडेंट का जो है डेटा ले लेते हैं। जजमेंटल में क्या है कि जो रिसर्चर है वो अपने जजमेंट के हिसाब से जो है सो सेलेक्ट करते हैं डेटा को। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, अगेन जस्ट लाइक स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन हम लोग स्ट्रेटा में डिवाइड करने के बाद जो है इसमें रैंडम सैम्पलिंग नहीं लगा के अपने हिसाब से जो है रिसर्चर जो है सो सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेल है तो मेल में से 5 सेलेक्ट कर लिया और फीमेल में से भी 5 कर लिया, या मेल में से 7 सेलेक्ट कर लिया और फीमेल में से 3 सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो है सो कोटा सैम्पलिंग होता है। स्नोबॉल मीन्स होता है कि रेयर जो पॉपुलेशन में रीच करना मुश्किल होता है उसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज होता है, जैसे कि ड्रग यूजर्स, जिसमें हम लोग एक ड्रग यूजर से दूसरे ड्रग यूजर का रेफरेंस लेकर के सैम्पलिंग हम लोग करते हैं।
तो ये समरी हुआ हमारे अलग अलग तरह के प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो अब इस चीज़ को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो कहते हैं कि करेक्ट सैम्पलिंग इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च। अगर हमारा सैम्पलिंग अच्छा होता है तो वो इम्प्रूव करता है हमारे एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च को। अंडरस्टैंडिंग योर पर्पस एंड टारगेट पॉपुलेशन, मतलब सैम्पलिंग करने से पहले हम लोगों को अपने पर्पस को समझना और फिर टारगेट पॉपुलेशन को समझना भी ज़रूरी होता है। तभी हम लोग ये कर सकते हैं कि किस तरह की सैम्पलिंग जो है सो करें। हमारे रिसोर्सेज को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमको क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है, हमारा पॉपुलेशन कैसा है, इन सब चीज़ों को जब हम लोग समझेंगे उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से सैम्पलिंग करें। और हाइब्रिड सैम्पलिंग या मिक्स्ड सैम्पलिंग में ऑल्सो भी यूज, मतलब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों को एक साथ यूज भी कर सकते हैं हम लोग किसी भी रिसर्च में। तो इसी के साथ हम एक कोट है, इसके साथ इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि सैंपल वेल चोजन इज़ ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। मतलब अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम सैंपल अच्छे से चूज कर लिया तो हमने अपने प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर लिया। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।